बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी काव्य। तो जो आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य अगर आप लोग लिए हैं, बीए प्रथम सेमेस्टर में है, बीए फर्स्ट ईयर में है और प्रथम सेमेस्टर में आप हैं और पेपर आपके लगे हुए हैं, तो आपको बता दूं कि हिंदी काव्य आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। हिंदी काव्य में आपको 3 कवि आपके वीर गाथा काल से थे और उनकी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। उनके संबंधित जीवन परिचय और उनके जो है कुछ रचनाएँ जो उनके द्वारा लिखी गई थी, उन सभी को हमने बता दिया आदिकालीन के। जैसे विद्यापति गोरखनाथ और आपके जो है मैथिली वाले उनका विद्यापति, गोरखनाथ और एक अमीर खुसरो, इन तीनों को हमने बता दिया। उसके बाद में 4 महारथी आपको सभी को पता होगा, कबीर, जायसी और सूरदास और तुलसीदास। इन चारों की व्याख्या हमने बता दी एक वीडियो में, मतलब जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को। उसके बाद में हमने रीतिकालीन 3 कवि जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आचार्य केशवदास और आपके जो है रीतिबद्ध के तो केशवदास हो गए, रीति मुक्त के आपके हो गए जो है घनानंद और रीति सिद्ध के आपके बिहारी। ये 3 संकलित थे, इनको हमने पढ़ा दिया। उसके बाद में आपको बता दूं कि आधुनिक काल में हमने प्रवेश किया। आधुनिक काल में छायावाद और भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के एक व्यक्ति अर्थात भारतेंदु जी के बारे में आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु जी संकलित, उनकी हो गई पूरी रचना, जीवन परिचय और उसके बाद में और रचनाएँ सभी हमने बता दी हैं। उसके बाद में छायावाद के 4 स्तंभ अर्थात प्रसाद पद निराला और महादेवी वर्मा, इन सभी की वीडियो आपके समक्ष हमने दे दी है। तो अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसके बाद में ये आज की लास्ट वीडियो आपकी होगी हिंदी साहित्य की। कहने का मतलब ये है कि अब जो है जीवन परिचय से संबंधित जितनी भी आपके पाठ्यक्रम में कवि थे, उनके संबंधित सारी चीज़ों को हमने बता दिया। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि 3 जो है आदिकालीन कवि और उसके बाद में 4 जो है आपके भक्ति काल के, फिर 3 रीति काल के। उसके बाद में हमने 5 कवियों के बारे में आधुनिक काल के समझ लिया और 5 ये आज। तो 5 5 10 3 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17 3 20। तो 20 कवियों के बारे में आपको पढ़ना था हिंदी साहित्य में भी प्रथम सेमेस्टर में। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, यही सभी आपके पाठ्यक्रम में, हर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस है। तो हिंदी साहित्य का तो आप लोगों के समक्ष हमने इन 20 के जो है वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये आज की लास्ट वीडियो है। आज के अंतर्गत हम किसके बारे में, अज्ञे जी के बारे में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, अज्ञे इनका उपनाम है। उसके अंदर मुक्ति बोध के बारे में हम समझेंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव उनका नाम है और मुक्ति बोध उनका उपनाम है। उसके बाद में नागार्जुन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में धर्मवीर भारती जी के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट में आप दिखे दिए हैं धूमिल, धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, इनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी यहाँ। अभी तक जो है हमने जो है अज्ञे की रचनाओं, जैसे हमने महादेवी वर्मा की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसकी व्याख्या नहीं बताई है। तो अब हम मैं व्याख्या खंड पे आऊँगा इसके बाद, तो व्याख्या खंड इसके बाद मैं जस्ट आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो अब जो है अज्ञे, मुक्ति बोध, नागार्जुन, धर्मवीर भारती और धूमिल, इन सभी की रचनाओं की व्याख्या नहीं हुई है। और छायावाद मतलब कि जैसे भारतेंदु की हो चुकी है, उसके बाद में जो है प्रसाद की हो चुकी है, निराला की हो चुकी है, पंत की हो चुकी है। बचे हैं तो कौन भैया, जो है आपकी ये बचे, पंत की एक रचना भी आ धरती कितना देती है, ये रचना बची हुई है, उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद में फिर अज्ञे, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धर्मवीर भारती और धूमिल की व्याख्या होगी। और रही बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जी ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही तो आप लिखित काहे के लिए पढ़ा रहे हो। भैया ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल पेपर हमने पहले से अवेलेबल करवा दिया, उसको देख लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, जैसे कि मैं जब जीवन परिचय आपके पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो कहाँ से बनेगा, सबसे पहले ये प्रश्न तो। ऑब्जेक्टिव अगर बनेगा आपका तो सबसे पहले बनेगा, जानते हैं कहाँ से बनेगा, आप सभी कवियों के, बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो आप लोग एकदम से गांठ बांध लो इसको कि यही आएगा। तो विश्वास मान के चलो। तो जैसे कि इसका जीवन परिचय परिचय याद कर लो। जीवन परिचय याद ना करो कि वो कहाँ क्या क्या चीज़ें थी, याद में नहीं करना आपको। बस करना क्या है, इनका जन्म कब हुआ था ये डेट याद कर लीजिएगा, मृत्यु कब हुई थी ये डेट याद कर लीजिएगा। उसके बाद में इनके पिता का नाम, माता का नाम और इनकी संतान वगैरह देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इनकी रचनाओं पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि रचना एक दे देगा और पूछेगा निम्न में से ये रचना किसकी है। आपको 4 ऑप्शन देगा, प्रसाद पर निराला गे। जैसे पूछ लिया कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, ऑप्शन में दे दिया प्रसाद, बी ऑप्शन दे दिया निराला, सी ऑप्शन दे दिया पंत और सी डी ऑप्शन दे दिया महादेवी वर्मा। तो क्या लगाएंगे आप, प्रसाद ऑप्शन ए लगाएंगे। ओके, तो इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देगा, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। मैं यहाँ पर जो इसीलिए ये सीरीज ला रहा हूँ ताकि आप जो है इसको पढ़ करके आसानी
से अपने प्रश्नों तक पहुँच जाएँ। हर कवियों के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में हमने आपको बता दिया है, उन्हीं से प्रश्न आएँगे, तो आप लोग बस यही देख लीजिएगा जितना पढ़ा हुआ है। उसके बाद में जो मतलब कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के आपके मन में डाउट चल रहा है, उसको लेकर के पहले ही हमारा एक महासंग्राम वीडियो आपके समक्ष लगभग 2 घंटे का पड़ा हुआ है, उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें भी आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं, ओके? तो महासंग्राम वाली वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी लिखित का जो मॉडल पेपर है, लिखित अगर आपकी परीक्षा होनी है, तो लिखित का भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है और ऑब्जेक्टिव का भी हमने तो उपलब्धि करवा दिया है। और जल्दी मैं सोच रहा हूँ एक लिखित वाला और मॉडल पेपर आपको दे दूँगा और आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा। उसमें मैं जैसे जो मॉडल पेपर मैं पढ़ाता हूँ, उसमें मैं उसके आंसर भी बता देता हूँ कुछ-कुछ के, जैसे कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय के और दीर्घ उत्तरीय के मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ सारी चीज़ों को। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गँवाए हुए। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञे के बारे में और जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। बड़े ही ध्यान से हम समझेंगे भाई। अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 7 मार्च को हुआ था। सन था आपका 1911। इसमें इनका जन्म हुआ था। कुकसया, कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में जो है इनका जन्म माना जाता है, वहीं पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था भाई? हीरानंद शास्त्री था। इसीलिए इनके नाम में आप देखेंगे सच्चिदानंद के बाद में क्या है? हीरानंद यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था? हीरानंद। ओके, ध्यान रखेंगे। तो उनके पिता का नाम क्या है? हीरानंद शास्त्री है और माँ का नाम क्या है? वयंती देवी। क्या नाम है माता का? वयंती देवी। पिता का नाम हीरानंद। जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 में। प्रश्न पूछेगा सच्चिदानंद हीरानंद व सेनज्ञे का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी। आप याद रखिएगा। इनके माता का क्या नाम था? वयंती देवी। पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। ओके, जन्म कहाँ पर हुआ था? कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। ओके, ऐसे आपसे ध्यान रखना। अज्ञे जी की कितनी बहनें थी? तो 2 बहनें थी इनकी अज्ञे जी की और ये 8 भाई थे कुल मिलाकर के। 8 भाइयों में किस चौथे नंबर के थे, तो तीसरे नंबर पर ये अज्ञे जी थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अज्ञे जी का बचपन किसी एक स्थान पर नहीं व्यतीत हुआ। अपने पिता के तबादलों के कारण से ये लखनऊ, कश्मीर, नालंदा, पटना और उसके बाद में जो है उटकमंड आदि स्थानों पर उनका जीवन क्रम चलता रहा। अज्ञे को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को देखने का सुयोग बचपन से ही मिलता रहा। सुयोग माने अच्छा योग मिलता रहा। जंगलों, वीरानों और खंडहरों में रहकर मानवेतर सृष्टि को कुछ अधिक निकट से देखने का सुयोग जो है हीरानंद मतलब कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी को प्राप्त हुआ। अब मैं अज्ञे का नाम अज्ञे ही बोलूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा अज्ञे कौन है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यही कारण है कि वे जीवन प्रयत्न पर्वत, सागर, एकांत, झील आदि प्राकृतिक उपादानों को मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने और उनकी ओर खींचे रहें ताकि हमारे सामने वो अच्छे तरीके से वो जो है जो भी प्रकृति के एक प्रकार से पर्यावरण है जो है इस प्राकृतिक पर्यावरण उसका सही तरीके से जो है अंकन कर पाएँ, उसका मूल्यांकन करके और जो है अपनी लेखनी का प्रयोग करके हम लोगों के समक्ष लिखें कोई रचना। तो अज्ञे के बचपन के कुछ सपने, कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और जिन्होंने उनके व्यक्तित्व निर्माण में पूरा योगदान दिया। आगे इनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं भाई। अज्ञे जी की काव्य कृतियाँ, तो अज्ञे जी की काव्य कृतियों में अज्ञे जी द्वारा सृजित कुल मिलाकर के 17 रचनाओं का संक्षिप्त विवरण जो है अधोलिखित है आपके सामने, नीचे लिखा हुआ है। देखिए, पहली रचना इनकी है कौन-सी भाई? भग्नदूत। अज्ञे का ये पहला काव्य संग्रह है। कौन-सा? भग्नदूत, ये अज्ञे का पहला काव्य संग्रह है। आपसे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम से बनेगा कि अज्ञे का पहला काव्य संग्रह कौन-सा है? भग्नदूत है। कब प्रकाशित हुआ? या कब छपा या कब प्रकाशित हुआ, बात एक ही है। तो कब हुआ भाई? 1933 ईस्वी में प्रकाशन में आया। भाव और भाषा की दृष्टि से ये कविताएँ छायावादी कविता के कैसी हैं भाई? अनुरूप हैं। आगे देखते हैं अगली रचना, चिंता। चिंता ये भी एक काव्य संकलन है और इस काव्य संकलन का प्रकाशन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। इस कृति का मुख्य प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य माने होता है उद्देश्य इसका क्या रहा है? डीएच लॉरेंस की कविताओं तथा उपन्यास कृतियों पर आधारित है ये रचना जो चिंता में संकलित है। आगे समझते हैं अगला इनका काव्य संग्रह है इत्यलम। क्या है? इत्यलम। यह काव्य संग्रह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वस्तु और शिल्प की दृष्टि से इसकी सभी कविताएं कैसी हैं? प्रयोगधर्मी हैं। बिंब, प्रतीक और उपमान आदि का नया प्रयोग इन कविताओं का प्राण तत्व है। तो इन कविताओं में बिंबात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली और उपमान की शैली प्रयोग की गई है।
अगला प्रश्न मतलब अगली रचना इनकी है हरी घास पर क्षण भर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी है, हरी घास पर क्षण भर, और इसका प्रकाशन काव्य संग्रह का होता है 1949 में। ये सब काव्य संग्रह मतलब होता है जिसमें इनकी जैसे 10 रचनाओं का संग्रह मान लेते हो गया, 20 रचनाओं का संग्रह, एक पुस्तक छाप दी तो उस पुस्तक का नाम है हरी घास पर क्षण भर। और जब 3-4 रचनाओं को या 10 रचनाओं को, 12 रचनाओं को संकलित कर दिया जाता है, एक पुस्तक छपती है तो उसी को, और जब पुस्तक छपती है तो उसी को प्रकाशन वर्ष बोला जाता है। और आपको बता दूं उसमें जो रचनाएं संकलित होती हैं, इसीलिए 4-5 रचनाएं, इसीलिए उसको काव्य संग्रह कहा जाता है। एक कविता नहीं होती है, 4-5-6 कविताएं, 10 कविताएं, 15 कविताएं, 20 कविताएं होती हैं, ठीक। इस संग्रह में कवि की भाषा, प्रतीक, शब्द, बिंब, लय, विचार आदि कई धारणाओं की व्यवहारिक पुष्टि हमको देखने को मिलती है, और जिनका आज की कविता में क्रांतिकारी महत्व है। हिंदी काव्य संसार में जो है बात की जाए, हिंदी काव्य संसार में प्रवर्तक के रूप में यहीं से उनकी पहचान जो है बनती है, इसी कविता से, हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है आपका बावरा मतलब कि अगली कविता है इनकी, मतलब कि काव्य संग्रह है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि बावरा अहेरी निम्न में से किसकी रचना है। तो मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये ऐसे प्रश्न बनेगा वैसे बनेगा, आप लोग ध्यान खुद ही बता जान लीजिए कि हाँ इनकी रचनाओं को अगर आपने पढ़ लिया तो यहीं से प्रश्न आने हैं। जैसे अगर आगे से प्रश्न पूछेगा तो उनकी रचनाओं से या तो उनके जीवन परिचय से आएगा, बाकी पाठ से, प्रश्न लेसन से जो इनकी रचनाएं मतलब जो संकलित है, या फिर आपसे पूछ सकता है आपके पाठ्यक्रम में निम्न में से आगे की कौन सी कविता संकलित नहीं है। एक आध प्रश्न ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में, मतलब आपके पाठ्यक्रम में क्या जो हमने कविताएं बताई हैं आपकी, जैसे आगे की बहुत सारी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बहुत सारी क्या जो है, जैसे कि नदी के दीप आपके पाठ्यक्रम में है। उसके बाद में बात करूँ जो है नदी के दीप के अलावा इनकी जो है यह दीप अकेला रचना है, और उसके बाद में कलगी बाजरे की, ये 3 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो ये 3 रचनाओं को ध्यान रखिएगा, एक रचना दे देगा जो कि जैसे कि नहीं संकलित होगी आपके पाठ्यक्रम में, ठीक। तो बावरा अहेरी भी इन्हीं की रचना है। बावरा अहेरी एक काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1954 ईस्वी में हुआ। इसका मतलब इस संकलन में सन 1950 से 1953 तक की कविताएं संकलित की गई हैं। इसमें प्रस्तुत बावरा अहेरी कविता, ये बावरा अहेरी नाम की कविता भी उसमें संकलित है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस कविता इसीलिए इसी के नाम पर पुस्तक छाप दी गई। बावरा अहेरी कविता, यह दीप अकेला जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और बड़ी अच्छी कविता है यह दीप अकेला। मैं व्याख्या करूंगा तो आपके एकदम से मनमुग्ध हो जाएगा कि यह दीप अकेला कविता है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता मन, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलझाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा, मैं गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। इस प्रकार से कविता है, लंबी थोड़ी और कविता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं इसकी व्याख्या जल्द ही करूंगा। अगली रचना नक्सिख, जनवरी 26, ये सब कविताएं जो है अपने प्रभाव में अप्रतिम है, मतलब इसके जैसी कविता नहीं आपको देखने को मिलेगी हिंदी साहित्य में अलग। लेकिन बावरा अहेरी जो कविता है ये भी फेमस कविता है। तो ये सब कविताएं बावरा अहेरी जो है नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। अगला काव्य संग्रह इनका है इंद्रधनु रौंदे हुए। क्या, इंद्रधनु रौंदे हुए। इंद्रधनु रौंदे हुए का प्रकाशन जो हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था, और इस कविता मतलब इस संग्रह में कविताओं में विषाद का स्वर जो है विद्यमान है। अगला प्रश्न आपकी अगली रचना है इनकी अरि ओ करुणा प्रभा में। क्या, अरि ओ करुणा प्रभा में किसकी है, अज्ञे जी की ही है। और यह काव्य संग्रह जो है इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है, और ये नया कवि आत्मस्वीकार, नया कवि जो है आत्मोपदेश, ये सब जो कविताएं हैं, नए कवि से शब्द और सत्य सामग्री का नैवेद्य दान, ये सब जो कविताएं हैं यह इस काव्य संग्रह में अरि ओ करुणा प्रभा में जो है इसमें संग्रहित है। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी कविता अरि ओ करुणा में प्रभा मतलब कि अरि ओ करुणा प्रभा में जो है काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो आपको एग्जाम से देगा नया कवि आत्मस्वीकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देगा नया कवि आत्मोपदेश, ऑप्शन सी देगा आपको नए कवि से, ऑप्शन डी देगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। तो वही आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ओके। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार कविता जो है ये एक काव्य कृति है, और इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था 1961 में हुआ। कविताएं 3 खंडों में ये विभाजित हैं, अंतः सलिला और चक्रा मतलब कि चक्रकांत शिला और आसाध्य बीड़ा। तीसरे खंड आसाध्य बीड़ा में एकमात्र और लंबी कविता जो है आसाध्य बीड़ा है।
जो इस कृति की सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त रचना है। इस कृति पर अज्ञे को सन 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि अज्ञे को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो वो रचना कौन सी? आसाद बीड़ा। कब प्रकाशन हुआ? 1900 मतलब कब मिला इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 1962 1962 में मिला। ओके। अगला प्रश्न, अगली रचना इनकी है पूर्वा। पूर्वा का प्रकाशन जो हुआ है 1965 में हुआ है। ये भी एक काव्य संग्रह है, ये बात ध्यान रखेंगे। इत्तेलम और हरी घास पर क्षण भर कविताएं जो है ये पूर्वा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। और ये मत देखिएगा कि ये हमने इत्तेलम ये जो है काव्य संग्रह बताया और मतलब कि हरी घास पर क्षण भर ये कविता का नाम भी है। ठीक, इत्तेलम में भी एक कविता है जो कविता पूर्वा में संकलित है, लेकिन इत्तेलम कविता दूसरे में भी मतलब इत्तेलम नामक काव्य संग्रह में भी संग्रहित है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि उसके नाम पर उसकी वो फेमस कविता थी, तो इसलिए वो किताब आपको आगे कर दी। तो ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। हरी घास पर क्षण भर ये भी एक कविता है, तो इस कविता के नाम से एक जो है काव्य संग्रह भी प्रकाशित है इनका, और ये कविता पूर्वा में भी संकलित कर दी गई है। ठीक। 10वां देखिएगा, सुनहरे शैवाल। सुनहरे शैवाल जो है कवि की प्रतिनिधि रचनाओं का यह एक संकलन है जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशन में आया। इस संग्रह की विशिष्टता यह है कि इसमें कविताओं के साथ चित्र भी उकेरे गए हैं। ओके। अगला देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न, कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार समझते हैं। तो इस काव्य संग्रह का प्रकाशन जो हुआ है सन 1967 ईस्वी में हुआ है। इस कृति को सन 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कितनी नाव में कितनी बार आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा। अज्ञे को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो वो रचना है कौन सी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया जिस रचना को, वो रचना है आपकी कितनी नाव में कितनी बार। क्या है ये? काव्य संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ? 1967 में हुआ। कब इनको इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इस रचना के लिए? 1978 में मिला। ओके, ध्यान रखेंगे। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला या से ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि अज्ञे की कितनी नाव में कितनी बार रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है निम्न में से। साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखेगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखेगा, नोबल लिखेगा, और ऑप्शन डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे आप? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ यह काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह भी एक काव्य संग्रह है। इसमें संकलित काव्यताएं सत्य अनुभूति और जो है प्रणयानुभूति से सिक्त है, मतलब उससे लसोलयस हैं। अगला रचना है, अगली रचना इनकी सागर मुद्रा। सागर मुद्रा का प्रकाशन 1970 ईस्वी में होता है। यह एक काव्य संग्रह है और इसमें 78 कविताएं जो है इनकी संकलित हैं। सागर मुद्रा नामक काव्य संग्रह में आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि सागर मुद्रा में सचदन वाग्ये की सागर मुद्रा काव्य संग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं? 78 कविताएं संकलित है। कब प्रकाशन में आया? 1970 ईस्वी में। ओके। विषय की दृष्टि से बात की जाए तो अनेक कविताओं में काल की अवधारणा व्यक्त की गई है। सागर मुद्रा शीर्षक 11 कविताओं में कवि ने सागर और सागर तट के माध्यम से अनेकों अनेक जो है अर्थ छवियों का अंकन जो है यहाँ पर किया है। अगला रचना देख लेते हैं इनकी 14वीं रचना है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। क्या? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य संग्रह की कविताओं को 3 खंडों में बांटा गया है। और पहली है इनकी वन झरने की धार, दूसरी है खुले में जो है खड़ी खुले में खड़ी मतलब खुले में खड़ा पेड़, और अगला है नंदा देवी। नंदा देवी खंड की सभी 15 कविताएं जो है नंदा देवी पर्वत जो है हिमालय की एक चोटी है उससे संबंधित हैं। और भी बाकी जो है इनके खंड जो है जैसे कि वन झरने की धार, खुले में खड़ा जो है पेड़, नंदा देवी तो एक पर्वत है उसके बारे में बताया गया। 15 कविताएं हैं नंदा देवी जो है खंड में। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये 3 भाग में हो के 1973 में प्रकाशन हुआ इसका। सॉरी, अगली अगली रचना इनकी है महावृक्ष के नीचे। कौन सी रचना है भाई? 15वीं रचना है इनकी। 17 कुल मिलाकर के हमने बताई थी ना इनकी जो है काव्य संग्रह कितने हैं? 17 काव्य संग्रह। ओके। 15वीं है महावृक्ष के नीचे, और इसका यह भी एक काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ है। अगली रचना 16वीं है इनकी, नदी की बांक पर छाया। क्या? नदी की बांक पर छाया, ये 1981 में प्रकाशित होता है। और इस काव्य संग्रह की कविताओं में आगे की जीवन सृजनात्मकता बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। और जो इनकी 17वीं रचना है ऐसा कोई घर आपने देखा है,
ये एक रचना है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये एक रचना है, किसकी है? अज्ञे की है। और यह अज्ञे का आखिरी काव्य संग्रह है। बता दूं, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा अज्ञे का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो क्या बताएंगे भैया? अज्ञे का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? भग्नदूत है। ओके, 1933 में छपा। और आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि ऐसा मतलब कि अज्ञे का आखिरी काव्य संग्रह कौन सा है? ऐसा कोई घर आपने देखा है। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। तो जो है अज्ञे का आखिरी काव्य संग्रह है, और इस कृति की भाषा, भंगिमा, वस्तु, जीवन दृष्टि सर्वत्र एक नई गहराई के साथ साथ ऋजुता भी लिए हुए है, जो सीधे पाठक के मर्म तक पहुंचती है। ओके, कालांतर में सन 1986 ईस्वी में अज्ञे के सभी काव्य संग्रह सदा नीरा भाग 1 और सदा नीरा भाग 2 में एक साथ प्रकाशित हुए हैं। जितनी भी कविताएं लिखी हैं इन्होंने 1986 ईस्वी में जो है सभी की सभी प्रकाशित हो जाती हैं 2 काव्य संग्रहों में। एक है सदा नीरा भाग 1 और सदा नीरा भाग 2। ये पूरा का पूरा इनकी काव्य संग्रह हमने बता दी। तो अब अज्ञे जी के संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में चाहे लिखित में, आप आसानी से कर सकेंगे। आगे समझते हैं हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, चलिए समझते हैं भाई गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। देखिए, जीवन धारा इनकी कैसी है, तो खिलजी वंश काल में मुक्तिबोध के किसी कुलकर्णी पूर्वज ने मुग्ध बोध या फिर मुक्त बोध नाम का कोई जो है आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था, जिसके आधार पर क्या हुआ, जिसके आधार पर इनके वंश का नाम चल पड़ा। अंग्रेजी शासनकाल में मुक्तिबोध के परदादा जलगांव से नौकरी करने के लिए ग्वालियर आए थे, और वे एक क्या थे भाई, शैव थे, मतलब शिव जी की पूजा करने वाले थे। आज तक मुक्तिबोध के परिवार में शिव की पूजा होती है। दादा फारसी ज्ञान मतलब दादा जो थे वो फारसी ज्ञान तथा पिता जो थे वो उर्दू ज्ञान के कारण प्रसिद्ध थे। मुक्तिबोध के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो राजभक्त, ईमानदार, न्यायप्रिय, पूजा पाठी, बड़े निर्भीक और मस्त व्यक्ति थे। मुक्तिबोध के जीवन में पिता के इन सारे गुणों का प्रभाव पड़ा था। उनकी माँ बुंदेलखंड के एक किसान परिवार की लड़की थी। किसकी माँ? जो है मुक्तिबोध जी की। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? तो ग्वालियर के श्योरपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी हुई थी कहाँ पे हुई थी? उज्जैन में ही हुई थी। गजानन अपने एक सहपाठी के साथ जो गश्त ड्यूटी पर तैनात था, रात में शहर घूमने निकले थे। बीड़ी का चस्का शायद तभी से इनको लग गया था। रात का सन्नाटा, पुलिस की सीटियाँ, एक रहस्यमय वातावरण, जुर्म, अत्याचार, अंग्रेजी शासन का आतंक, सब कुछ मुक्तिबोध महसूस करते थे। 20वीं सदी के तीसरे दशक की बात की जाए तो उसके अंतिम वर्ष राष्ट्रीय गतिविधियों में मतलब कि तेजी के वर्ष थे, जिनमें मुक्तिबोध का नवयुवक मन आगे बढ़ करके शामिल हो गया, जिससे उसे बौद्धिक हलचलों, ज्ञान, नई दृष्टि, युगबोध और काव्य संबंधी अनुभव प्राप्त हुए। इसी बीच मुक्तिबोध के व्यक्तिगत जीवन में एक भूचाल आया, और उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक विरोधों का सामना बड़े साहस से करते हुए प्रेम विवाह किया। कैसा विवाह किया भाई? प्रेम विवाह किया। और उसी वर्ष इंदौर के जो है होलकर कॉलेज से बीए करने के बाद उन्होंने उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। यहीं से मतलब यहीं पूर्व परिचित प्रभाकर माचवे से मुक्तिबोध की भेंट होती है, पुनः भेंट होती है, क्योंकि माचवे माधव कॉलेज में पहले से अध्यापक थे, और यही मुक्तिबोध को अनेक प्रकार के साहित्यिक, राजनैतिक और दार्शनिक विचारों के आदान प्रदान का अवसर और वातावरण मिला। मुक्तिबोध की रचनाओं में इसी समय एक बुद्धिजीवी अनास्था और सहज फक्कड़पन और मुक्त छंद का धारा प्रवाह प्रयोग मिलता है। यद्यपि इनकी शैली माखनलाल चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा से मुक्त न थी, मुक्तिबोध रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आगे बात की जाए इनके बारे में तो सन 1940 ईस्वी में मुक्तिबोध जो है सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में अध्यापक हो गए। 1941 ईस्वी में जब नेमी चंद्र जैन आगरा से जो है सुजालपुर आ गए तो वातावरण एकदम बदल गया। सुजालपुर और उज्जैन में ही तार सप्तक की योजना बनी, जिसमें प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञे, रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर और एक दूसरे के संपर्क में आए। तो ये इसमें देखेंगे 7, प्रभाकर माचवे 1, नेमी चंद्र जैन 2, भारत भूषण अग्रवाल 3, जो है मुक्तिबोध 4, अज्ञे 5, रामविलास शर्मा 6
और गिरजा कुमार माथुर 7। ये 7 मतलब जो रचनाकार हैं, ये इन्होंने क्या किया भाई, एक जो है तार सप्तकों का प्रकाशन कौन कर रहा था? अज्ञे जी कर रहे थे ना। तार सप्तकों का प्रकाशन किसने किया? सारे के सारे अज्ञे ने करा है। ठीक, तो 1943 में पहले तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और यहीं पर एक सामने आए दोनों सभी लोग 7 कवि, तो 7 कवियों की रचनाओं को एक साथ प्रकाशित किया गया तार सप्तकों में। तो तार सप्तक जो था उससे जो है प्रकाशित होती थी इन सातों मतलब की रचनाएं। ओके, इस संग्रह से क्या हुआ? इस संग्रह में मुक्तिबोध का स्थान बड़ा मौलिक, बौद्धिक और रोमानी था। सन 1945 ईस्वी में मुक्तिबोध उज्जैन से बनारस गए और त्रिलोचन शास्त्री के साथ हंस पत्रिका के संपादन में हाथ बटाने लगे। इसी समय इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। कामायनी रचना किसकी है? जो है छायावाद के प्रवर्तक और इतिहासकार जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, तो उस पर कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन इनकी एक रचना है जो है मुक्तिबोध जी की, और एक लेखक की डायरी का प्रकाशन इनका हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध का, जिससे आलोचना के जगत आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा। आगे समझते हैं। सन 1949 ईस्वी में मुक्तिबोध इस इलाहाबाद आए थे। मित्रों के परामर्श से 1954 ईस्वी में यमे किया और राजनाद गांव के दिग्विजय कॉलेज में उन्हें नौकरी मिली। सन 1957 ईस्वी में इलाहाबाद के लेखक सम्मेलन में मुक्तिबोध पुनः आए थे और यहाँ के सभी कवियों तथा काव्य प्रेमियों ने को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आकृष्ट किया था। 7 फरवरी 1964 ईस्वी को उनके ऊपर पक्षाघात का प्रहार हो गया। पूरे मतलब देश के गणमान्य साहित्यकारों के प्रयासों से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल के हमीदिया मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कर दिया गया। पुनः साहित्यकारों की प्रेरणा से प्रधानमंत्री शास्त्री जी के सहयोग से दिल्ली के मेडिकल इंस्टीट्यूट में उन्हें भर्ती कर दिया गया। सब कुछ बेकार, बहुत देर हो गई थी और 11 सितंबर 1964 ईस्वी को यह देदीप्यमान नक्षत्र सदा के लिए अस्त हो गया। तो इस प्रकार से 11 सितंबर 1964 ईस्वी को गजानन माधव मुक्तिबोध जी का देहांत हो जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? जन्म हमने आपको पहले ही बता रखा, जन्म कब हुआ था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, जन्म इनका जो हुआ था 13 तारीख थी और नवंबर का महीना था, 1917 ईस्वी में हुआ था ग्वालियर के श्योरपुर नामक स्थान पर। तो ये हमने जन्म बता दिया और मृत्यु आपके समक्ष हमने बता ही दी 11 सितंबर 1964 को। अब जीवन परिचय हमने आपको समझा दिया। अब रचना संसार पर हम प्रकाश डालते, थोड़ा सा रचना संसार को समझते। ओके, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मुक्तिबोध की 17 कविताएं जो है सर्वप्रथम तार सप्तक में सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उनकी प्रकाशित कृतियों का विवरण जो है अधोलिखित है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, एग्जाम से प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। ओके, चांद का मुंह टेढ़ा इनकी एक रचना है। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। ओके, इस संकलन के अंतर्गत ये काव्य संग्रह है। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध की कुल 28 कविताएं जो है चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं, जिसमें निम्नलिखित 8 कविताओं को उनकी अपेक्षाकृत छोटी कविताएं कहा जा सकता है। ये 8 कविताएं छोटी छोटी हैं, जैसे कि भूल गलती भी इन्हीं की रचना है। तो आपसे मतलब ये कविता है, एक शीर्षक है भूल गलती। अगली रचना है पता नहीं, ये भी एक कविता है जो कि चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। अगली रचना है मुझे कदम कदम पर जो है मुझे कदम कदम पर। ओके, ये भी रचना किसकी है? जो है मुक्तिबोध जी की है। उसके बाद मेरे लोग, पांचवी रचना इनकी कविता है मुझे नहीं मालूम। अगली रचना छठवीं नक्षत्र खंड, और सातवीं रचना है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, और आठवीं है शून्य। तो ये जो है कितनी रचनाएं हो गई भाई इनकी? ये हो गई आपकी 7 रचनाएं। 7 रचनाएं जो है इनकी कैसी हैं? छोटी हैं थोड़ी सी, तो ये हमने आपको बता दी। अब जो है कुछ रचनाएं इनकी और देख लेते हैं। 8 रचनाएं, 8 कविताओं उनकी मतलब कि अपेक्षाकृत कैसी है? छोटी 8 रचनाएं, सॉरी 7 बोल रहा था, 8 है। तो 8 इनकी रचनाएं छोटी छोटी हैं। उनकी शेष कविताएं जिनमें से कुछ तो अत्यधिक लंबी हैं और उनके नाम निम्नांकित हैं। अब आगे समझ लेते हैं। बहुत सी रचनाएं जैसे कि जो बची यहाँ से कितनी 28 है ना, तो हमने 8 को बता दिया। ये जो है चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य संग्रह में कि कहाँ कब प्रकाशित हुई थी भाई? 1943 ईस्वी में तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। ओके, तो अब उनकी शेष रचनाएं जो 20 है उनको हम देख लेते हैं भाई। देखते हैं।
इसमें है ब्रह्म राक्षस, ये भी लंबी रचना है। उसके बाद में डूबता चाँद कब डूबेगा, डूबता चाँद कब डूबेगा, दूसरी रचना। अगली है मुझे याद आते हैं, ये भी एक रचना इनकी है। गजानन माधव मुक्त बोध। और अगली है चकमक, चकमक की चिंगारियाँ, गजानन माधव मुक्ति बोध। अगली रचना है एक अंतर कथा, गजानन माधव मुक्ति बोध की है। नेक्स्ट है शून्य। अगली है एक जो है अरूप शून्य के प्रति। अगली है इस चौड़े ऊंचे टीले पर। अगली है इनकी 9वीं रचना चंबल की घाटी में। 10वीं है मेरे सहचर मित्र। 11वीं है दिमागी जो है गुहांधकार, मतलब कि हाँ धंकार। और का ओरांग जो है डटांग। और 12वीं रचना है लकड़ी का बना रावण। 13वीं रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। 14वीं रचना है ओ काव्यात्मन फणीधर। 15वीं है अंधेरे में। 16वीं है मुझे पुकारती हुई पुकार। 17वीं है जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे। 18वीं रचना इनकी है अंतःकरण का आयतन। 19वीं है एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। और 20वीं रचना है कल जो हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से ये रचना इनकी जो है हमने आपको बता दी। आगे उनकी जो है अन्य प्रमुख मतलब कि जो इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो इस प्रकार से, जैसे कि ये रचना है भूरी भूरी खाक धूल। अगली रचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। और तीसरी रचना है एक साहित्यिक की डायरी। 14वीं रचना मतलब चौथी रचना है इनकी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। 5वीं रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। अगली रचना है काठ का सपना। 7वीं रचना है सतह से उठता आदमी। 8वीं विपात्र। 9वीं भारत जो है इतिहास और संस्कृति, ये एक ही रचना है, भारत इतिहास और संस्कृति। तो आपको बता दूं, और एक प्रश्न आपको, मतलब एक बार आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर जी क्या ये जो बता रहे हैं जिसका प्रकाशन इतने में हुआ उतने में हुआ, तो क्या प्रकाशन याद कर रखना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। आप प्रकाशन वगैरह याद मत करिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। आप प्रकाशन को मत याद करिएगा कि इनकी रचनाएं कब प्रकाशित हुई। हाँ, ये आप जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपकी जानकारी रहे कि हाँ कब प्रकाशित हुई। ये चीज़ें कब पूछी जाती जानते हैं? नेट वगैरह का पेपर आप दें, टीजीटी पीजीटी का पेपर देंगे, या फिर बीएचयू वगैरह का अगर आप जो है इंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, तब जो है हिंदी साहित्य से एमए के लिए, तब आपको जो है इन कविताओं, मतलब कि इन सभी चीज़ों से मतलब होगा। अब कब प्रकाशन में आई इनकी रचना। वैसे अभी आपको रचना का कब प्रकाशन हुआ ये मत ध्यान रखिएगा, डेट मतलब ये तारीख मत याद रखिएगा, ओके। नहीं तो बहुत ज़्यादा याद इतना नहीं करना है आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक। वो पूछा ही नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं पूछा जाएगा, ओके। कि इसका प्रकाशन कब हुआ। नागार्जुन के बारे में समझ लेते हैं भाई। नागार्जुन, अब यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध हो गए, नागार्जुन के बारे में, इनके जीवन धारा के बारे में समझते हैं। प्रयोगवादी कविता के उन्नायक एवं प्रवर्तक नागार्जुन का जन्म जो हुआ था सन 1911 ईस्वी में, ज्येष्ठ का महीना था, पूर्णिमा की तिथि थी, मई महीने में पड़ता है ज्येष्ठ जो है लगभग। बिहार प्रांत के जनपद दरभंगा के तरौनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तरौनी ग्राम में हुआ था। जिला कौन सा था? दरभंगा जिला है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में है, ओके, ध्यान रखेंगे। मई में हुआ था, कब? 1911 ईस्वी में इनका जन्म, ओके। इनके बचपन का जो मूल नाम था, क्या नाम था? बैद्यनाथ मिश्रा। क्या नाम है भाई? जो है नागार्जुन के बचपन का नाम क्या है? बैद्यनाथ मिश्रा। इनके पिता का नाम श्री गोकुलनाथ मिश्रा, और माता का नाम क्या था भाई? जो है उमा देवी। तो माता का नाम उमा देवी, पिता का नाम गोकुल मिश्रा, और इनका नाम, मूल नाम क्या था? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था, तो बैद्यनाथ मिश्रा। क्या नाम था भाई? बैद्यनाथ मिश्रा इनके बचपन का नाम था, ये बात ध्यान रखेंगे। मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से लेखन के कारण इनका उपनाम जो पड़ा वो कौन सा पड़ा? यात्री। तो यात्री के नाम से ये लेखन प्रारंभ करते हैं मैथिली भाषा में, तो इसीलिए इनको यात्री कहा गया। और श्री राहुल जी के साथ लंका भ्रमण के समय बौद्ध भिक्षु होने के फलस्वरूप इन्हें नागार्जुन नाम दिया गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई, किंतु उसी के साथ परंपरागत प्राचीन पद्धति से इन्हें संस्कृत शिक्षा प्रदान की गई। गरीब किसान परिवार में जन्म होने तथा पिता के निरक्षर होने के कारण इन्हें विद्यालयी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई, और विश्व भ्रमण एवं पर्यटन की लालसा से परिपूर्ण इनको कलकत्ता से साहित्याचार्य की उपाधि मिली। और इसी समय सन 1931 ईस्वी में इनका विवाह अपराजिता के साथ जो है संपन्न कर दिया गया। इनकी बीबी का क्या नाम था? पत्नी का जी का क्या नाम था? अपराजिता इनकी पत्नी का नाम था। इनके साथ संपन्न हुआ, और इनका जो गौना है वो सन 1934 ईस्वी में आया, ओके। नागार्जुन का गृहस्थ जीवन रमता जोगी बहता पानी का सा था। प्रकृति के अक्खड़ स्वभाव से फक्कड़ एवं जीवन शैली से एकदम जीवंत
नागार्जुन जी प्रकृति प्राकृत, संस्कृत एवं गुजराती के ज्ञाता थे। देशाटन, किसान आंदोलन में जेल यात्रा, 7 वर्षों तक गृहस्थ जीवन का परित्याग और पुनः पत्नी अपराजिता के साथ गांव में रहने की व्यवस्था। 1942 ईस्वी में पंजाब सिंध में प्रवास का प्रयास किया। 1945 ईस्वी में ज्ञानपीठ वाराणसी में कार्य। 1951 ईस्वी में राज्य भाषा प्रचार समिति वर्धा में सेवा कार्य ने नागार्जुन को जहां विविध अनुभवों से परिपूर्ण किया, वहीं जीवन साधना में कंचन की भांति निखरे। नागार्जुन का व्यक्तित्व अनुकरणीय एवं वंदनीय बन गया है। साधारण सहज जीवन, घुमक्कड़ प्रकृति, यायावरी प्रवृत्ति और स्वाभिमानी व्यक्तित्व ने नागार्जुन को श्रद्धास्पद बना दिया है। यही कारण है कि वे महाकवि निराला को अपना आदर्श और कबीर को अपना गुरु मानते हैं। तो निराला जी को ये क्या मानते हैं भाई? अपना आदर्श मानते हैं, और कबीर को क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं। अब इनके रचना संसार पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। रचना संसार देख लीजिए। नागार्जुन का रचना संसार विविध रूपा है। कैसा भाई? विविध रूप से भरा हुआ नागार्जुन का जो क्या है, नागार्जुन के बारे में बता रहा हूँ। नागार्जुन का जो एक प्रकार से क्या है, रचना संसार है, विविध रूप से भरा हुआ है। नागार्जुन की बात की जाए, नागार्जुन की आपके पाठ्यक्रम में कौन सी रचना संकलित है? एक रचना तो इनकी है अकाल, और उसके बाद रचना है, बड़ी फेमस रचना है, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और एक अगली रचना इनकी जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वो बादल को घिरते देखा। कौन सी रचना है? बादल को घिरते देखा। तो ये 2 रचनाएं इनकी संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, नागार्जुन जी की। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, इनको भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है? पत्रहीन नग्न गाछ पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए, तो कवि उपन्यासकार से उनका सृजन समृद्ध होता है, और संस्कृत काव्य रचना से उनका पांडित्य प्रकट होता है। वे बाल साहित्य के प्रणेता भी हैं, और उनके कवि कर्म का संक्षिप्त जो है आकलन निम्न लिखित है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। काव्य संग्रह देख लेते हैं इनका पहले। काव्य संग्रह, जैसे कि इनकी पहली काव्य संग्रह कौन सी भाई? 1952 में प्रकाशन में आती है, चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबू, मुलायम मजेदार चना जोर गरम, गाना तो सुना ही होगा ना। तो चना जोर गरम जो है, ये रचना किसकी है? नागार्जुन जी की। ओके, बैद्यनाथ मिश्रा जी की। ठीक है। चना जोर गरम कब प्रकाशन में आई? 1952 में। तो ये प्रकाशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, अभी आप बीए में हैं। एमए वगैरह में अगर जाएंगे तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़रूरी होता है। अगर लिखित में है, पेपर आपका लिखित हो, तो आप अगर याद मतलब कि याद करने में फंसिएगा, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप। अगर लिख देते हैं ना, जैसे एग्जाम्स में अगर आपने लिखा चना जोर गरम और बगल में ब्रैकेट में 1952 लिख दिया, आहा, एकदम से प्रसन्न हो, जो कॉपी चेक करेगा ना एकदम प्रसन्न हो जाएगा कि वाह बच्चा वाह, कितना अच्छा लिखा है, कितना ज़्यादा जानता है। तो चना जोर गरम 1952। तो जब भी आप कोई कविता पढ़ें कि हाँ ये इनकी रचना है या उनकी रचना है, तो कैसे पढ़ेंगे? चना जोर गरम 1952, और साथ में कवि का नाम क्या? नागार्जुन। नागार्जुन चना जोर गरम, युगधारा चना जोर गरम, सतरंगे चना जोर मतलब कि युगधारा नागार्जुन, सतरंगे नागार्जुन। ओके, युगधारा 1953, ऐसे पढ़ें। सतरंगे पंखों वाली 1959। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चना जोर गरम किसका भाई? नागार्जुन जी का, 1952 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में अगली काव्य संग्रह इनका है, 1953 में प्रकाशित होती है, युगधारा। तीसरी इनकी काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, 1959 इसमें प्रकाशन हुआ इस काव्य संग्रह का। अगली है प्यासी पथराई आंखें, किसकी है? नागार्जुन की। प्यासी पथराई आंखें, चना जोर गरम, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, 1962 में इसका प्रकाशन होता है, ये काव्य संग्रह है। अगली काव्य संग्रह इनका अगला भस्मांकुर, 1971 इसमें प्रकाशन में आता है। ओके, उसके बाद में तालाब और मछलियाँ, छठवां इनका काव्य संग्रह 1975 में प्रकाशन में आता है, क्या? तालाब की मछलियाँ। सातवां इनका जो है काव्य संग्रह है गीत गोविंद, 1959 मतलब 1979 ईस्वी में प्रकाशन में आता है, गीत गोविंद नामक काव्य संग्रह। आठवां काव्य संग्रह मेघदूत, 1979 ईस्वी में प्रकाशन में आता है। उसके बाद नौवीं इनका काव्य संग्रह, नौवां विद्यापति के गीत। विद्यापति के गीत इनकी एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है, 1979 ईस्वी में प्रकाशन में आती है। उसके बाद में आगे समझते हैं थोड़ा सा, आगे समझिए, 1979 में प्रकाशन में आती है। अगला है 10वीं रचना, खिचड़ी विपल्लो हमने देखा।
खिचड़ी विप्लव हमने मतलब कि खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में प्रकाशन होता है इस काव्य संग्रह का। उसके बाद में तुमने कहा था, क्या कहा था तुमने? पता नहीं क्या कहा था तुमने? तो तुमने कहा था 1980 में प्रकाशन होता है किसका? तुमने कहा था। क्या कहा था? ये आप लोग जानो। तो तुमने कहा था 1980 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका एक काव्य संग्रह है। 12वां काव्य संग्रह है भाई ये कैसी? हजार हजार बाहों वाली। कौन होते हैं? चुड़ैल। हजार हजार बाहों वाली कौन होती है? चुड़ैल। चलिए वैसे समझने का प्रयास करें। हजार हजार बाहों वाली रचना है किसकी? नागार्जुन जी की। 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है एक। ये जो है क्या है? काव्य संग्रह है। अगला काव्य संग्रह है पत्रहीन नग्न गाछ। हमने बताया था पत्रहीन नग्न गाछ पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। तो पत्रहीन नग्न गाछ 1988 ईस्वी में प्रकाशन होता है इसका, और 1988 ईस्वी में ही इसको क्या मिल जाता है भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त होता है। और इनका अगला काव्य संग्रह है पुरानी जूतियों का कोरस। क्या? पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद में इनके कुछ उपन्यास भी हैं इन्होंने लिखे हैं, वो आपके पाठ्यक्रम में जो है संकलित तो नहीं है आपके पाठ्यक्रम में जो है, लेकिन आपको बता दूं इनके उपन्यास जो हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी आपके समक्ष दिए हुए हैं। इनमें से जो है ये जो दिया है बलचनमा, इसको जरूर याद रखिएगा। बलचनमा जो है नागार्जुन का है, फेमस है, एग्जाम से में आ सकता है। ओके, तो रचना इनकी देख लीजिएगा। पहले उपन्यास इनका है रतिमात की चाची। क्या? रतिमात की चाची 1948 ईस्वी में प्रकाशन होता है इसका। दूसरा जो इनका उपन्यास है बलचनमा 1952 में प्रकाशन होता है। तीसरा जो है इनका उपन्यास जो है बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी में इम्पोर्टेंट है। बाबा बटेश्वर नाथ रतिमात की चाची, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, 1954 में प्रकाशन होता है, बाबा बटेश्वर नाथ का उपन्यास है। अगला उपन्यास है इनका दुख मोचन। अगला उपन्यास है वरुण के बेटे 1957 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अगला इनका उग्रतारा जो है इसका प्रकाशन 1963 में होता है। उग्रतारा नामक उपन्यास का नागार्जुन जी की रचनाएं हैं ये। नई पौध ये मैथिली ब्राह्मणों की वैवाहिक विसंगतियों पर आधारित एक रचना है, नई पौध, जो कि एक उपन्यास है। अगला उपन्यास है इमरतिया। इमरतिया 1968 में प्रकाशित एक उपन्यास है जो कि नागार्जुन बाबा के द्वारा लिखा गया। अगला है कुंभीपाक। कुंभीपाक एक नर्क का नाम होता है। 1973 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन होता है कुंभीपाक उपन्यास का। कुंभीपाक एक प्रकार का नर्क होता है। ओके, ध्यान रखेंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली रचना इनकी पारो। पारो वाली शाहरुख खान वाली पारो नहीं, ये दूसरी पारो की बात। तो पारो 1975 ईस्वी में प्रकाशन में आती है। उपन्यास है किसका? नागार्जुन जी का। और 11वां उपन्यास है हीरक जयंती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये इतने थे। और उसके बाद में इनके कुछ संस्कृत काव्य के भी ग्रंथ हैं, जैसे कि जो है धर्मलोक शतकम किसका है? नागार्जुन जी का है। देश शतकम ये भी नागार्जुन का है। कृषक शतकम ये भी नागार्जुन का है। श्रमिक शतकम, तो ये संस्कृत काव्य कुछ इन्होंने लिखा है वो है। उसके बाद में कुछ बाल साहित्य लिखा है, जैसे कि मतलब कि तीन अहदी ये बाल साहित्य है। प्रेमचंद, अयोध्या का राजा, सयानी, कोयल और वीर विक्रम, ये 5 रचनाएं जो है इनकी कौन सी हैं? बाल साहित्य हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम से में आ जाए। अन्य कृतियाँ को जैसे कि अन्नीहीनम क्रियाहीनम, स्फुट गद्य रचनाएं हैं ये। ओके, उसके बाद दूसरी है आसमान में चंदा तेरे, कहानी संग्रह है। क्या? आसमान में चंदा तेरे, ये कहानी संग्रह, इसमें कहानियों को रखा गया है। और तीसरा इनका जो है अन्य रचनाओं में एक पंक्ति एक व्यक्ति एक युग, निराला पर लघु निबंध लिखा था। और एक व्यक्ति एक युग मतलब निराला जी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये चीज़ है, क्योंकि निराला जी को ये अपना आदर्श मानते थे। तो ये हो गया आपके कौन से भाई? नागार्जुन जी के बारे में बातें हो गई। ओके, अब हम समझते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में। ओके, चलिए, तो आगे हम समझते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद में इनकी रचनाओं को समझेंगे। ठीक, तो जीवन धारा समझते हैं पहले। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मानी जो है कवि श्री धर्मवीर भारती जी की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर का दिन था 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में जो है इनका जन्म होता है। किसका? जो धर्मवीर भारती जी का। इनके बचपन का मतलब बचपन में ही इनके पिताजी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और उसके निधन होने जाने के बाद में कैशोरी मतलब जब इनकी किशोरावस्था थी उसी में इनके पास जो है गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसे मतलब कि इनको झेलना पड़ा। इलाहाबाद में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और अपने मामा के संरक्षण में वहीं बस गए। सन 1945 ईस्वी में बीए परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्हें चिंतामणि घोष स्वर्ण पदक जो है प्रदान किया गया। किस के लिए?
1945 ईस्वी में बीए की परीक्षा में इन्होंने हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया था। आप लोग भी सर्वाधिक अंक प्राप्त करो भाई हिंदी में, क्योंकि मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि अगर आपने लोगों ने इतना पढ़ लिया हिंदी, तो आप सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। चिंतामणि घोष स्वर्ण पदक जो है प्रदान किया गया था इनको। सन 1947 ईस्वी में यमे हिंदी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की और वहीं से डी.फिल की उपाधि भी प्राप्त करी। और प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक एवं हिंदी के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के शोध निर्देशन में सन 1954 ईस्वी में सिद्ध साहित्य पर प्रयाग विश्वविद्यालय से डी.फिल की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1955 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसके पूर्व 1948 से 1949 ईस्वी में संगम के सहायक संपादक रहने के बाद 1 वर्ष तक हिंदुस्तानी अकादमी में उपसचिव के पद पर भी कार्य किया। धर्मवीर भारती जी सन 1960 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक धर्मयुग के संपादक रहे। यह अवधि इनके जीवन का स्वर्णिम युग है। धर्मयुग से जुड़ने के पूर्व यह परिमल संस्था में सक्रिय रहे और इसी अवधि में इनकी यशस्वी लेखनी ने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, समीक्षा आदि अनेक विधाओं में महत्वपूर्ण प्रचुर साहित्य सृजित किया धर्मवीर भारती जी ने। सन 1961 ईस्वी में कॉमनवेल्थ रिलेशंस कमेटी के आमंत्रण पर प्रथम बार इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की। पश्चिमी जर्मनी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, चीन तथा बांग्लादेश की यात्राओं ने इन्हें पूर्ण अनुभव से परिपूरित किया और देसी विदेशी अनेक भाषाओं के ज्ञाता हो गए। धर्मवीर भारती सन 1967 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के सदस्य मनोनीत किए गए और सितंबर 1971 ईस्वी में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की गुप्त यात्रा भी करी। सन 1971 ईस्वी में ही भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय स्थल सेना के साथ मोर्चे के रोमांचक अनुभव प्राप्त किए इन्होंने। इनकी विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रख करके इन्हें 1972 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया। 1972 ईस्वी में इनको पद्मश्री जो उपाधि है उसे सम्मानित किया गया। पुरस्कार है बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारती जी को राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मेलन, बिहार प्रांत, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, महागौरव सम्मान ये सभी प्राप्त हुआ। जीवन में अनंत कीर्ति एवं सम्मान प्राप्त कर हिंदी जगत को अपनी विविध रचनाओं से समृद्ध कर डॉक्टर धर्मवीर भारती का निधन जो हो गया था वो 4 सितंबर 1997 ईस्वी को बम्बई में हो गया था। कब? 4 सितंबर 1997 ईस्वी में बम्बई में इनका जन्म हो गया था। मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? जन्म हुआ था कब? 25 दिसंबर 1926 को। मृत्यु कब हो गई? 4 सितंबर 1997 ईस्वी को। कहाँ पर? बम्बई में। ओके, अब इनके रचना संसार पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। रचना संसार, कविवर धर्मवीर भारती जी की बात की जाए तो कविवर धर्मवीर भारती का रचना संसार अतिशय समृद्ध एवं उत्कृष्ट कोटि का है। 5 कविता संग्रह है, 2 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 5 निबंध संग्रह, 2 आलोचना ग्रंथ, ये सभी हैं। कितने? 5 कविता संग्रह हैं, 2 उपन्यास हैं, 3 कहानी संग्रह हैं, 5 निबंध संग्रह हैं, 2 आलोचना ग्रंथ है किसके? धर्मवीर भारती जी के। और उसके बाद में और भी चीज़ें देख लेते हैं हम। 1 एकांकी और 1 शोध प्रबंध, 2 अनुवाद ग्रंथ है इनका। और इसी के साथ ही साथ 1 एकांकी, 1 शोध प्रबंध, 2 अनुवाद ग्रंथ, 2 रिपोर्टिंग अभी तक प्रकाशित हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं आपके समक्ष हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे रचना है कनुप्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट दूसरी रचना अंधा युग, बड़ी फेमस रचना अंधा युग, आपके एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव वालों। अगली रचना है इनकी 7 गीत, 7 गीत वर्ष। अगली रचना है ठंडा लोहा। अगला है सपना अभी भी। 6वीं रचना है पसयंती। और 7वीं रचना है गुनाहों का देवता। 8वीं रचना है सूरज का 7वां घोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता पिक्चर भी बन चुकी है इस पर, और सूरज का 7वां घोड़ा, दोनों रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंधा युग भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद देशांतर। 10वीं है आपकी जो है बंद गली का आखिरी मकान। और 11वीं है कहनी अनकहनी। 12वीं शब्दता। 13वीं है मानव मूल्य और साहित्य। कविवर धर्मवीर भारती का रचना संसार विविध रूपा एवं विशिष्ट है। कवि नाटककार हैं।
ये तो जैसा मतलब कि इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी, एकांकी, संपादक, आलोचक, तो ये सब हैं कि विविध रूप उनकी रचना धर्मिता से क्या है निःसृत होते हैं। तो ये बहुत सारी मतलब कि इन्होंने हर एक क्षेत्र में कार्य किया धर्मवीर भारती जी ने और हिंदी साहित्य को समृद्ध करा। ओके, आपके पाठ्यक्रम में इनका बुआई का गीत जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कि गोरी गोरी सौंधी धरती, कारे कारे बीज, बदरा पानी दे, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में वो गए क्या चीज़, बदरा पानी दे। बड़ी फेमस गीत है इनका, बुआई का गीत है। उसके बाद में कविता की मौत एक रचना इनकी, तो 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इसकी व्याख्या जल्द ही हम करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। धर्मवीर भारती दूसरे ताप सप्तक से संबंधित थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं हम। और लास्ट कवि आपके पाठ्यक्रम में जो है सबसे अंत में सम्मिलित हैं, सबसे लास्ट कवि हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ओके, चूँकि इनका जन्म ही 1936 ईस्वी में हुआ है 9 नवंबर को, तो ये लास्ट में ही है। छायावादोत्तर कवि हैं। छायावादोत्तर माने होता है छायावाद के बाद के जितने भी कवि हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो 4 इससे पहले हो चुके हैं। जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि 4 कवियों के बारे में हमने आपको बता दिया। पहले कवि हमने बताया किसके बारे में, पहले हमने बताया जो है अज्ञे जी के बारे में, सच्चिदानंद हीरानंद सेन अज्ञे। फिर उसके बाद में हमने जो है आपको गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में बताया। फिर हमने नागार्जुन जी के बारे में बताया और उसके बाद में हमने धर्मवीर भारती जी के बारे में आपको बताया। उसके बाद में अब सुदामा प्रसाद पांडे, इनका उपनाम है धूमिल, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके रचना संसार को पहले देखेंगे, सॉरी इनके जीवन धारा को, जीवन परिचय को पहले समझेंगे। उसके बाद में इनके द्वारा जो लिखित जो ग्रंथ हैं, जो मतलब कि रचनाएं हैं, उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहीं से एग्जाम से प्रश्न आते हैं। समझते हैं भाई जीवन धारा, आखिरकार इनका जीवन परिचय हम कैसे देख सकते हैं। प्रगतिवादी कवि के प्रख्यात जो है कवि श्री सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, ये एक अवधि कवि भी रहे हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। इनका जन्म जो हुआ था 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी नगर के से समीपस्थ पांडेपुर जो है खेवली, मुख्य गांव का नाम है खेवली। पांडेपुर जो है एक ग्राम है, मतलब मौजा जिसको कहते हैं, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था भाई, शिवनायक पांडे इनका पिता का नाम है और इनकी माता का नाम श्रीमती रजवंती देवी था। क्या, इनकी माता का नाम श्रीमती रजवंती देवी, पिता का नाम शिवनायक पांडे। और यह अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। कौन थे भाई, माता पिता की अपनी 5वीं संतान थे। ग्राम्य जीवन की करुणा से अभिभूत धूमिल का खेवली के प्रति अनन्य अनुराग एवं लगाव था। खेवली गांव जो है इनका, इनके उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, इनका अनुराग भी था। यही कारण है कि अपने गांव खेवली की दयनीय एवं भयानक स्थिति का चित्रण उनकी कविताओं में भी जो है देखने को मिलता है। एक पंक्ति देखिए उनकी अपनी रचनाओं, मतलब कि अपने गाँव से संबंधित, कि वही आलस, वही ऊब, वही कला, वही तटस्थता, हर जगह और हर रोज, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। केवल 12 वर्ष की अवस्था में उनके पिता श्री शिवनायक पांडे का निधन हो गया। आर्थिक कठिनाइयों से संत्रस्त परिवार, निरंतर घर का बोझ वहन करने वाले परिवार के मुखिया के निधन से पूरी तरह से अव्यवस्थित एवं विपन्न हो गया था। ऐसा उनके पुत्र रत्न शंकर ने लिखा है। पिता के निधन के 1 वर्ष के अंदर ही धूमिल जी का विवाह वाराणसी के लालपुर निवासी श्री नानक दीक्षित की पुत्री मूरत देवी से जो है संपन्न हुआ। धूमिल जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। सन 1950 ईस्वी में मिडिल स्कूल कक्षा 8 की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और उत्तीर्ण करके धूमिल जी ने सन 1953 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में अर्थात सेकंड डिवीज़न में पास किया। विषम परिस्थितियों के कारण धूमिल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण ना कर सके, मतलब फेल हो गए थे उसमें। और यहीं से विद्यालयी अध्ययन का क्रम जो है इनका टूट जाता है और अध्ययन से विरत धूमिल जी को परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी भी करनी पड़ी। और मजदूरी किया, बताओ, पढ़ने के मजदूरी करनी पड़ी और कालांतर में धीरे धीरे समय बीतता गया। उन्होंने लकड़ी की एक फर्म से जो है पासिंग ऑफिसर के पद पर कार्य करके अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन किया। सांसारिक जीवन में अनेक घातों प्रतिघातों को सहते हुए उन्होंने श्रमिकों, गरीबों एवं मजलूमों के प्रति धन कुबेरों एवं पूंजीपतियों के प्रहार एवं शोषण को करीब से देखा और वे विद्रोही एवं संघर्षशील बन गए थे।
पुनः सन 1958 ईस्वी में ITI वाराणसी से प्रथम श्रेणी में विद्युत डिप्लोमा प्राप्त किया और उसी वर्ष वे विद्युत अनुदेशक नियुक्त हो गए और जीवन के अंतिम छोर तक वे इसी रूप में विविध स्थानों पर सेवारत रहे। अंततः नौकरी की आपाधापी से जूझते हुए सन 1974 ईस्वी में ब्रेन ट्यूमर इनको हो गया और उसी का ऑपरेशन हुआ और 10 फरवरी 1975 ईस्वी को इस संसार से नहीं ये इस संसार से विदा हो गए, इस संसार में नहीं रहे। धूमिल अनंत पौरुष वाली इस्पाती महापुरुष थे। इस्पाती माने लौह, जो जीवन के संघर्षों से कभी विमुख नहीं हुए, लगातार जीवन में संघर्ष आते रहे और उसका सामना डटकर ये करते रहे। इनकी कुछ रचना संसार है, रचनाएं हैं, उन पर हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं, रचनाओं को समझते हैं। आखिरकार इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में कुछ रचनाएं इनकी संकलित हैं। तो सुदामा प्रसाद पांडे जो है इनकी अवधि रचनाएं भी फेमस हैं। और आपको बताऊं कि धूमिल जी की बात की, जैसे मोचीराम जो कविता है ये आपके पाठ्यक्रम में जो है संकलित है। मोचीराम कविता कि रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, क्या बोला कि बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और मैं असल बात तो ये है कि वह चाहे जो है जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। और भी आगे रचना तो जो है ये रचना है मोचीराम। ओके, उस मोचीराम रचना थोड़ी बड़ी है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और ये रचना मैं पढ़ा दूंगा आपको, इसकी व्याख्या भी बता दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, तो बस यही रचना इनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और एक और रचना है रोटी और संसद, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसकी व्याख्या हमने नहीं करी, जल्दी कर दूंगा। रोटी और संसद छोटी सी कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कहने का ये है कि एक आदमी जो है वो रोटी बेलता है, कि काम करता है, और दूसरा आदमी जो है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। तो वह कौन है ये पूछ रहे हैं, एक व्यंग है। तो कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संग्रहित है ये कविता रोटी और संसद। आइए हम समझते हैं इनके रचना संसार के बारे में और जानते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं जो है इन्होंने लिखी हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ओके, धूमिल जी की बात की जाए भाई, धूमिल जी की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं के क्रम में उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां प्रकाशित हैं वे अधोलिखित हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं। समझते हैं संसद से सड़क तक। पहली रचना इनकी है संसद से सड़क तक। ये इनकी प्रथम काव्य कृति है। इनकी इस प्रथम काव्य कृति पर जो सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई संसद से सड़क तक जो कविता है जो है धूमिल जी की, ये कब प्रकाशित हुई भाई? ये प्रकाशित हुई 1972 ईस्वी में। ओके, इन्हें सन 1975 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा मुक्ति बोध पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? धूमिल को मुक्ति बोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद के द्वारा। मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद के द्वारा मुक्ति बोध पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? जो है धूमिल जी को। किस रचना पर? संसद से सड़क तक रचना पर। ओके, 1972 ईस्वी में एक प्रथम काव्य कृति इनकी है। आप सोचो किसी व्यक्ति की प्रथम काव्य कृति हो, प्रकाशित हो और उस पर पुरस्कार मिलना लगे तो कितना अच्छा रहेगा और मोटिवेशन होगा ना। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो जब आपको पढ़ाऊँ तुरंत आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ता हूँ, वही ऊर्जा है मेरी। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगली रचना इनकी कल सुनना मुझे। क्या? कल सुनना मुझे। सन 1977 ईस्वी में प्रकाशित यह इनकी दूसरी काव्य कृति है। सन 1969 79 ईस्वी में इस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
तो कल सुनना मुझे, ये इनकी काव्य संग्रह है। इस पर इनको क्या मिला भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछेगा कि जो है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी को उनकी किस रचना पर क्या मिला है भाई? इनकी मतलब इनको किस रचना पर क्या मिला है? जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इनकी कौन सी रचना है? कल सुनना मुझे। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला, मुक्तिबोध पुरस्कार किस पर मिला भाई? तो मुक्तिबोध पुरस्कार इनका इनको पहली रचना पर मिला है। वो कौन सी रचना? संसद से सड़क तक। अगला समझते हैं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये 1948 में प्रकाशन में आती है। यह धूमिल की सर्वाधिक चर्चित कृति है। कौन? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। बहुत ही फेमस जो है ये रचना है। धूमिल जी की अनेक कविताएं, गीत, निबंध, कहानियां एवं डायरियां अप्रकाशित ही हैं। मतलब बहुत सी रचनाएं इनकी जो है अप्रकाशित है, प्रकाशन में ही नहीं आई हैं। यह हिंदी प्रेमियों, काव्य रसिकों एवं साहित्यिक संस्थाओं का दायित्व है कि इस काव्य परोधा के अप्रकाशित साहित्य को अतिशीघ्र प्रकाशित कराकर उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करें, ताकि किसी कविता मतलब कि जो कवि है अगर उसकी रचनाएं पढ़ी हुई हैं, उन्होंने लिखा है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा, तो उसको जल्द से जल्द प्रकाशित करवाने का प्रयास जो है हिंदी साहित्य के हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये था कुल मिलाकर के धूमिल से संबंधित बातें जो कि हमने आपको बता दी, इनकी रचनाएं। और आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। हिंदी साहित्य का अगर आप लोगों ने आधुनिक काल का यह वीडियो नहीं देखा, जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया है, प्रसाद जी के बारे में बताया, उनके मतलब जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में, निराला जी के बारे में हमने समझा, पंत जी के बारे में समझा और महादेवी वर्मा जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो है जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ओके, ये 5 लोगों के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा किया था। और आज का वीडियो जो है, आज की वीडियो में हमने क्या चर्चा किया भाई? आज की वीडियो में मैं बता दूं आपको, तो आज का वीडियो जो है इसमें हमने 5 कविताओं मतलब 5 रचनाकारों के मतलब कि 5 जो लेखक हैं, उन लेखकों के बारे में, उन कवियों के बारे में आपको बताया हमने, जिसमें अज्ञे हैं आपके, मुक्तिबोध हैं, उसके बाद में नागार्जुन है, धर्मवीर भारती हैं और धूमिल। इन 5 लोगों के बारे में हमने, इनके 5 लोगों के जीवन परिचय और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आपके समक्ष रखा। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपका? इतनी बात क्लियर हो गई तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।